नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटनाओं को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। अगर इसे सामान्य भाषा में देखें तो 18वीं शताब्दी में हमारे भारतीय समाज में बहुत अधिक बुराइयां थी। जो भी महिलाएं हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। उनको प्रताड़ित किया जा रहा था समाज के द्वारा। जैसा कि सती प्रथा उस समय थी कि अगर पति मर जाता था, मतलब पति की जब मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ पत्नी को भी लोग जला देते थे, जिंदा जला देते थे। तो यह भी एक बहुत गलत समाज में अवधारणा चली आई थी, परंपरा चली आ रही थी उस समय। और बाल विवाह भी हो रहे थे। लड़कियों की शादी 8 साल 9 साल की उम्र में हो जाती थी, जो कि पढ़ नहीं पाती थी और वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाती थी वो। और देखा जाए तो समाज में बहुपत्नी विवाह चलता था उस समय। जो भी अमीर होते थे, जमींदार थे, वह अपने रुतबे दिखाने के लिए 10 से 15 शादियां लोग करते थे। लेकिन जो भी उनकी पत्नी होती थी तो उनको जो अधिकार मिलने चाहिए वह मिल नहीं पाते थे। तो यह भी समाज में एक बुराई थी। और बात आता है कि मूर्ति पूजा। यहाँ पर देखें तो राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का विरोध किए, क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर एक है और ईश्वर जो है वह निराकार है। मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ईश्वर निर्गुण है। मतलब कि न वह पुरुष है न स्त्री है, न दिन है न रात है। मतलब कि वह सबसे क्या है, वह परे है, वो जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसे केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो हम ये सब सारी घटनाओं को एक एक कर कर देखते हैं और समझते हैं। देखिए, प्रस्तावना देख लेते हैं। भारतीय समाज की हालत। देखिए, 18वीं शताब्दी का भारत सामाजिक रूप से जड़ और पतनशील हो चुका था। मतलब कि 18वीं सदी का जो भारत है वह काफ़ी समाज के दबाव के कारण बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। कैसे हो चुका था, देखते हैं। देखें, महिलाओं की दशा उस समय कैसी थी। जो 18वीं सदी का भारत है, उस समय में महिलाओं के की दशा कैसी थी, स्थिति कैसी थी, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखें तो पति की मृत्यु पर सती पता चलती थी। जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पति के चीते पर पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। सोचिए, यह कितनी दर्दनाक घटना सुनकर ही हमें ऐसी लगती है। उस समय क्या स्थिति रही होगी। तो यह भी एक समाज में क्या थी, यह बुराई थी कि लोग जिंदा मार रहे हैं। क्योंकि पत्नी को लोग उस समय काफी गलत दृष्टि से लोग देखते थे। क्योंकि कैसे कोई मार सकता है कि जब पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी को भी उनके साथ जला दिया जाता जाएगा। यह एक समाज में बहुत ही बुरी बुराई थी यह। और भी देखते हैं और क्या था। दूसरी बात आती है बाल विवाह। उस समय 8 साल 9 साल
कि लड़की की शादी हो जाती थी। लड़की है 8 साल 9 साल की, और जिससे शादी हो रही है वो 25 साल 30 साल का व्यक्ति है, वो 35 साल का व्यक्ति है। और जैसे ही 40 45 की उम्र का व्यक्ति होता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। और जो महिला होती थी वह अभी कम उम्र की ही होती थी और उसे चिता पर उसको को जलाया जाता था। तो यह समाज में बहुत ही गलत हो रहा था यह। और भी देखते हैं, देखिए विधवाओं का पुनर्विवाह वर्जित था। जब 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर रोक लगी, तो उस समय जब पति की मृत्यु होती थी तो जो भी पत्नी होती थी तो उनको जलाया नहीं जाता था। ठीक है, इतना तो सही है। लेकिन जो पत्नी विधवा हो जाती थी, मतलब कि पति की मृत्यु के बाद वह विधवा हो जाती थी और उनका शादी नहीं होता था, तो उनके शादी कराने के लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत अधिक प्रयास किए। क्योंकि जब किसी महिला की अगर शादी नहीं होती है, अगर वह विधवा है, तो उसका जीवन काफ़ी कठिनपूर्ण होता था। लेकिन बाद में 1856 में कानून बना और उस समय विधवाओं की शादी होने लगी। और भी देखते हैं, देखिए स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं। जो स्त्री होती थी, जो महिला होती थी, उसको शिक्षा का अधिकार नहीं था। उसे पढ़ने से वंचित किया जाता था। उससे लोग समझते थे कि महिला केवल घर का काम काज करने के लिए है, बच्चा पालन करने के लिए है, बच्चों की देख रेख करने के लिए है। तो लोग महिलाओं को पढ़ाते नहीं थे, शिक्षा से दूर रखते थे, क्योंकि उनको लगता था कि महिलाएं अगर पढ़ लेंगी तो अपने अधिकार को वह जान जाएंगी। तो इससे भारतीय समाज में महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा था उस समय। तो यह भी बहुत बड़ी बुराई है, जो कि समाज को एक नीचे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और भी देखते हैं, धार्मिक स्थिति देख लेते हैं। उस समय धार्मिक स्थिति कैसी थी, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखते हैं, पंडितों और पुरोहितों का दबदबा था उस समय। उस समय देखा जाए तो पंडितों और पुरोहितों का दबदबा था। पंडित का मतलब होता है कि जो शिक्षित हैं, विद्वान हैं, उन्हें पंडित बोला जाता है। और पुरोहित वह होते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, हवन कराते हैं, शादी विवाह कराते हैं। वो वह क्या होते हैं? पुरोहित होते हैं। तो आप पंडित और पुरोहित में अंतर को समझ गए होंगे। तो इनका भी समाज पर काफ़ी दबदबा था। यह भी समाज को एकदम जकड़ कर रखे हुए थे। और समाज में जो भी नियम कानून है उसको यह यह लोग चला रहे थे। उसे मतलब जो भी समाज में बुराइयां थी उसे यह सम खत्म करने के पक्ष में नहीं थे, यह उनका समर्थन करते थे। और लोग इनकी बातों को भी मानते थे, क्योंकि लोग समझते थे कि यह तो हमारी परंपरा है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि परंपरा गलत भी हो सकती है। अगर हम समय के साथ परंपरा को न बदलें, अगर तर्क की कसौटी पर उसे न तोल लें कि वास्तव में जो परंपरा चली आ रही है वह सही भी है या नहीं,
तो समय के साथ इसको भी क्या करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि जो भी परंपरा होती है वह पुरुष और महिला के अधिकारों का शोषण तो नहीं कर रही हैं। अगर वह किसी की शोषण कर रही हैं तो वह परंपरा क्या है, गलत है। वह ऐसी परंपरा नहीं होनी चाहिए। परंपरा वैसी होनी चाहिए जो स्त्री और पुरुषों का क्या करे, सम्मान करे वो। तो और भी देखते हैं। देखिए, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का बोलबाला था। उस समय मूर्ति पूजा भी होती थी। मूर्ति पूजा मतलब कि लोग प्रतिमा बना देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर एक है, मतलब एकेश्वरवादी। और जो भी ईश्वर है वह निराकार है, निर्गुण है। मतलब उसका कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। और जो देखें तो न ईश्वर पुरुष है, न स्त्री है, न दिन है, न रात है। मतलब कि वह इन सबसे क्या है, वह परे है। वो उसको आप महसूस कर सकते हैं, उसे आप देख नहीं सकते हैं। जैसे आप हवा को महसूस करते हैं, देखते नहीं हैं, वैसे ही ईश्वर को आप समझ सकते हैं आप। और भी देखते हैं। और उस समय कर्मकांड कर्मकांड भी बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित था। उस समय बहुत सारी पशुओं की बलि दी जाती थी और तरह तरह के कार्य किए जाते थे, जिससे कि देखते हैं पूजा पाठ हवन ये सब कुछ होता था उस समय। वही कर्मकांड कहते हैं। अभी देखते हैं जातिवाद, समाज टुकड़ों में बंटा होना। उस समय जातिवाद भी चरम स्तर पर था उस समय, जिससे कि जाति के आधार पर लोग किसी को छोटा और बड़ा समझते थे। लोग उस समय छुआछूत की भावना रखते थे। जो भी छोटे लोग हैं उनको लोग टच करने से कतराते थे। एक कुएं पर या फिर एक तालाब में पानी पीने से उनको रोका जाता था। मतलब कि खुद को बड़ा लोग लोग समझ रहे हैं, औरों को छोटा लोग समझ रहे हैं, जाति के आधार पर। तो यह भी एक समाज में क्या थी, बहुत बड़ी बुराई थी। और भी देखते हैं समाज टुकड़ों में बंटा होना। मतलब कि समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था कि आप किसी को बड़ा समझ रहे हैं, किसी को छोटा समझ रहे हैं। मतलब कि समाज को आप बांट चुके हैं टुकड़ों में आप। तो वही होता है। और भी देखते हैं उस समय राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उस पर भी हम लोग देख लेते हैं। भारत भारत अंग्रेज के अधीन और भारतीयों में आत्मविश्वास की कमी। देखें तो भारत उस समय अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन भारतीयों में आत्मविश्वास की क्या थी, कमी थी। मतलब कि लोग खुद पर विश्वास कम करते थे, सामने वाले पर विश्वास ज़्यादा करते थे। धर्म और उस समय जो भी समाज में परंपराएं चली आ रही थी उस पर लोग ज़्यादा विश्वास करते थे। उस पर कोई भी चुनौती देने की कोशिश नहीं करते थे। मतलब खुद को कमज़ोर समझते थे, लेकिन जो भी परंपरा होती थी उसे लोग नील का पत्थर मानते थे। मतलब कि परंपरा है तो परंपरा है, उसे बदला नहीं जा सकता है, उसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो यह भी आत्मविश्वास की क्या थी, लोगों में कमी थी। और भी देखते हैं। देखिए विदेशी प्रभाव क्या पड़े वहाँ पर। देखिए यूरोप में पुनर्जागरण, मानवाधिकार आंदोलन और वैज्ञानिक सोच का प्रभाव
भारत में मिशनरियों और अंग्रेजी शिक्षा के जरिए आ रहा था। देखें तो पश्चिमी देशों में, मतलब कि वहाँ पर यूरोप में पुनर्जागरण का दौर चल रहा था उस समय। वहाँ पर मानवाधिकार, मतलब कि मनुष्य के अधिकार भी होने चाहिए, उनका हनन नहीं होना चाहिए। तो इस पर भी वहाँ पर बात हो रही थी। और देखें तो बहुत सारे मिशनरी थे, जैसे ईसाई लोग हैं, वह अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो जब अंग्रेज भारत में आए तो धर्म का प्रचार करने वाले भी भारत में आए। तो जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो जो भी यूरोप में परंपराएं चली आ रही थी, मतलब कि वहाँ की सोच जो थी वह वैज्ञानिक रूप से, मतलब तर्क के आधार पर हो रही थी। तो यहाँ पर भी वह लागू किए। जब विद्यालय खोले गए, कॉलेज खोले गए, तो उसमें जो भी शिक्षा दी जाने लगी वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर दी जाने लगी, तर्क पर आधारित थी वह। तो उस समय इससे क्या हुए, समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, और भी देखते हैं। देखें, मानवाधिकार आंदोलन हुए, मतलब कि मनुष्य के अधिकार भी होने चाहिए, इसके लिए वहाँ पर आंदोलन देखने को मिला। और वैज्ञानिक सोच का प्रभाव, मतलब कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मतलब कि आप कोई भी कुछ भी अगर मान रहे हैं तो उससे मानने से पहले क्या कीजिए, उसको जानिए, उसको तर्क के आधार पर उसको तौलिए कि तर्क की कसौटी पर वह उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। अगर तर्क की कसौटी पर वह उतर रहा है तो वह सही है, अन्यथा गलत है वो। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखा जाए तो वह तर्क खोजता है, वो तर्क पर वह अगर अपने आप को साबित कर पा रहा है वह, तो ठीक है, नहीं तो वह गलत है वो। और भी देखते हैं, भारत में मिशनरियों और अंग्रेजी शिक्षा के जरिए आ रहा था। मतलब कि जो भी देखें तो इंग्लैंड में ईसाई होते हैं, दिखाई देते हैं। वहाँ पर ईसाई धर्म वहाँ पर बहुत बड़ी समूह में दिखाई देता है। लोग, बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को लोग वहाँ पर मानते हैं, जो कि अधिक संख्या में हैं। तो जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो ईसाई धर्म के लोग भी भारत में आए, जो कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। उस समय देखा गया कि भारतीय समाज में क्या क्या बुराइयां हैं वह भी सामने दिखने लगी। क्योंकि जब ईसाई भारत में आए तो वह सब कुछ अपनी जो अच्छाइयाँ थी वह क्या करने लगे, बताने लगे, दिखाने लगे। तो लोगों के मन में ऐसा भी लगा कि हाँ, अधिकार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी जीवन हो सकता है। तो लोगों को यह देखकर उनकी सोच बदली, जिससे कि समाज में भी एक बदलाव का दौर देखने को मिला। और भी देखते हैं, जीवन और शिक्षा देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय की जीवन और शिक्षा पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि राजा राम मोहन राय का जीवन कैसा था, उनका शिक्षा का स्तर कैसा था, उन उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखते हैं, जन्म 22 मई 1772 राधानगर, बंगाल में हुआ था। शिक्षा देख लेते हैं कि शिक्षा उनका किस स्तर तक थी, कितना वह जानते थे, कितना। देखते हैं, संस्कृत और फारसी की शिक्षा प्राप्त किए वह। संस्कृत भी जानते थे और वह फारसी भी जानते थे। और भी देखते हैं, उपनिषद और वेदांत का गहरा अध्ययन किए। उपनिषद और वेदांत का वह गहरा अध्ययन किए। अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उपनिषद और वेदांत पर वह खर्च किए। और भी देखते हैं, फारसी और अरबी
से इस्लामी दर्शन, फारसी और अरबी से इस्लामी दर्शन तक की शिक्षा वह प्राप्त किए। और भी देखते हैं, बाद में अंग्रेजी और बाइबिल का अध्ययन किया। बाद में बाइबिल और अंग्रेजी का अध्ययन किया। अगर देखा जाए तो वह जितना शिक्षा वह प्राप्त किए हैं वह काफ़ी अधिक है वह, क्योंकि जो भी आप देख रहे हैं कि संस्कृत है, फारसी है, उपनिषद, वेदांत, फारसी, अरबी, इस्लामी दर्शन, अंग्रेजी, बाइबिल का अध्ययन किए। मतलब कि उनका जो शिक्षा का स्तर है वह बहुत ही ऊंचा है वह, मतलब बेहतर शिक्षा आप इसे कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा कह सकते हैं आप। करियर देख लेते हैं, करियर कैसा रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी में वो नौकरी किए। जब नौकरी किए तो उनको अंग्रेज़ों के साथ उठने बैठने का उनको मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला। और उस समय विलियम बेंटिंक थे, तो उनसे कहते हैं कि राजा राम मोहन राय की काफ़ी लगाव था उनसे, उनसे बातचीत होती थी। तो जब बातचीत होती थी तो भारतीय समाज में जो भी बुराइयां थी तो उन पर भी राजा राम मोहन राय उनसे बात करते थे और इसे बदलने के लिए काफ़ी प्रयास भी किए, जो कि दिखाई देता है। और भी देखते हैं, देखिए उपाधि देख लेते हैं। राजा की उपाधि उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी। तो इतना आप समझे होंगे। और भी देखते हैं, देखिए विशेषता देख लेते हैं। वे केवल समाज सुधारक नहीं बल्कि दार्शनिक, पत्रकार, शिक्षक, धार्मिक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय विचारक थे। मतलब कि राजा राम मोहन राय की पकड़ हर क्षेत्र में थी। वह गहरी बातें करते थे और समाज को एक नई दिशा में वो ले जाना चाहते थे। जो भी समाज में बुराइयां थी उसे समाप्त करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। और जो भी जिनको अधिकार से वंचित रखा गया, अधिकार से दूर रखा गया, उनको अधिकार दिलाने की वह जीवन पर्यंत कोशिश करते रहे। और भी देखते हैं, सामाजिक सुधार देख लेते हैं हम लोग। सामाजिक सुधार पर हम लोग बात कर लेते हैं। सती प्रथा का विरोध। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का क्या किए, वह विरोध किए। वह कि बोले वह कि सती प्रथा समाज के लिए सही नहीं है, यह एक बहुत ही बुरी प्रथा है जो कि हम लंबे समय से हमारे समाज में चली आ रही है। तो इसे समाज को बताया कि यह क्या है, यह गलत है, इसका विरोध किए। और भी देखते हैं, यह प्रथा बंगाल में सबसे अधिक प्रचलित थी। सती प्रथा बंगाल में सबसे अधिक प्रचलित थी, यहाँ पर देखा जा रहा था अधिक मात्रा में। और भी देखते हैं, विधवाओं को जबरदस्ती पति की चिता पर जलाया जाता था। जो विधवा होती थी उसे जबरदस्ती पति के चिता पर उनको जलाया जाता था। सोचिए कि यह कितनी दर्दनाक घटना है। और भी देखते हैं, देखें राम मोहन ने उपनिषद धर्म ग्रंथों से प्रमाण देकर बताया कि यह प्रथा वैदिक धर्म का हिस्सा नहीं है। राजा राम मोहन राय उपनिषद और धर्म ग्रंथों से प्रमाण लेकर बताया कि जो यह सती प्रथा चल रही है, यह धार्मिक रूप से क्या है, यह गलत है। यह धर्म में ऐसा लिखा नहीं गया है कि जब पति की मृत्यु हो जाएगी तो पत्नी को साथ में जला दिया जाएगा। उन्होंने
प्रमाण प्रस्तुत किए, लोगों को दिखाया यह सही नहीं है, यह धर्म कहता है कि यह गलत है, यह क्योंकि वह देखें तो उपनिषद धर्म ग्रंथों से प्रमाण देकर बताया कि यह प्रथा वैदिक धर्म का हिस्सा नहीं है। मतलब ऐसा वेदों में नहीं लिखा गया है कि पति की मृत्यु हो जाएगी तो पत्नी को साथ में जला दिया जाएगा। तो उन्होंने ऐसा प्रमाण दिखाए। और भी देखते हैं, देखें समझ यहाँ पर बात करें, अगर समझिए अंग्रेजी सरकार पर दबाव डाला और अंततः 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित किया। इसके बाद बदलाव के लिए राजा राम मोहन राय अंग्रेजी सरकार पर बहुत अधिक दबाव डाला। उस समय विलियम बेंटिंग थे, उनको भी काफ़ी उन पर दबाव डाला राजा राम मोहन राय ने कि देखिए हमारे समाज में जो सती प्रथा है उसको क्या कीजिए, समाप्त कीजिए। कहते हैं कि विलियम बेंटिंग इनके मित्र भी थे। जब मित्र कोई होता है तो मित्र दूसरे मित्र की समस्याओं को समझता है। तो यहाँ पर 1829 में विलियम बेंटिंग सती प्रथा पर रोक लगा दिए। मतलब कि कानून बनाकर कि अगर कोई ऐसी घटनाएं करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे दंड दिया जाएगा, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। तो जब कानून बन गया तो लोग ऐसी घटनाएं करने से लोग डरने लगे, क्योंकि कानून से सभी लोग बचना चाहते हैं। तो धीरे धीरे सती प्रथा पर क्या हो गई, रोक लग गई। और भी देखते हैं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भी देखते हैं, यह भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सती प्रथा की समाप्ति भारतीय समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो इतना समझे होंगे आप। और भी देखते हैं, देखिए स्त्री अधिकार, स्त्रियों के क्या अधिकार थे उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए विधवा विवाह का समर्थन किया राजा राम मोहन राय। विधवा विवाह का क्या किए, समर्थन किए कि अगर कोई विधवा महिला है तो उसकी शादी होनी चाहिए। तो इसके पक्ष में वो अपना समर्थन दिए, जो कि 1856 में जाकर विधवा विवाह कानून बना और उस समय विधवाओं का विवाह होने लगा। और भी देखते हैं, बाल विवाह का विरोध। उस समय बाल विवाह बहुत अधिक मात्रा में हो रहा था। लड़कियों की शादी 8 साल, 9 साल, 7 साल की उम्र में हो जाती थी और पति देखा जाए तो 25 साल, 30 साल, 35 साल का होता था। और कुछ समय के बाद पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी विधवा हो जाती थी, जो कि कम उम्र की ही होती थी लड़की, और उसे बहुत ही कठिन पूर्वक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो यह भी समाज में क्या थी, अब बुराई थी। अब बाल विवाह बहुत ही गलत था, क्योंकि जब छोटी उम्र में लोगों की शादी कर देते हैं आप तो वो लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से वह तैयार भी नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो यह भी नहीं पता होता था उस समय कि हमारी शादी हो रही है। लोगों की सोचने समझने की शक्ति नहीं होती थी, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि जो 8 साल का 9 साल का है वह कितना समझदार होता होगा। लेकिन ये बातें समाज मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि समाज में एक गांठ बन चुकी है कि ऐसा होता है तो होता है, लेकिन गलत था यह। तो इसका भी बाल विवाह का विरोध किए राजा राम मोहन राय, कहे कि यह गलत है, उसका भी विरोध किए। और भी देखते हैं बहु विवाह का विरोध। उस समय बहु
पत्नी विवाह चलता था। एक पुरुष जो अमीर होते थे, जमींदार होते थे, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी रुतबा दिखाने के लिए वह 10 से 15 शादियां करते थे। लेकिन जो पत्नी को अधिकार मिलने चाहिए वह नहीं मिल पाता था। तो यह भी क्या था, समाज में एक गलत प्रथा चल रही थी अभी। और भी देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया, महिला शिक्षा संस्थाएं स्थापित की गई। जो स्त्री हैं उनके शिक्षा पर बल दिया गया, बहुत सारी संस्थाएं खोली गई, बहुत सारे स्कूल खोले गए जहाँ पर महिलाओं को शिक्षा दी जाने लगी, जिससे कि महिलाओं की स्थिति में सुधार होने लगा। और भी देखते हैं, वे पहले सुधारक थे जिन्होंने स्त्रियों की समानता और स्वतंत्रता की बात की। राजा राम मोहन राय पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि स्त्री के शिक्षा पर वह बात किए। मतलब कि देखें तो देखें, स्त्रियों की शिक्षा की समानता मतलब कि अगर पुरुष पढ़ सकता है तो महिला भी पढ़ सकती है। और यह जो अवधारणा थी पहले की कि नहीं, महिलाएं केवल घर के काम काज करने के लिए बनी है, बच्चे पालन करने के लिए बनी है, तो उससे बताया कि नहीं, वह गलत है। वह स्त्रियां पढ़ेंगी तब एक समाज आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा और अधिक भविष्य के लिए वह बेहतर होगा वो। और भी देखते हैं, जाति प्रथा और धर्म सुधार। उस समय जाति प्रथा और धर्म सुधार भी हो रहे थे, तो देखते हैं उसमें क्या क्या सुधार हुए। जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध किया। उस समय राजा राजा राम मोहन राय जाति पाति का वो विरोध किए कि जाति कोई नहीं होती है, इंसान एक होता है, बस दो ही जाति होती है, एक पुरुष और स्त्री, बाकी कोई जाति नहीं होती है। तो यह जाति प्रथा का क्या किए, विरोध किए, क्योंकि लोग जाति के आधार पर एक दूसरे को लोग छोटे और बड़े लोग समझते थे, लोगों के साथ गलत व्यवहार करते थे। तो यह भी एक बहुत बुराई थी। और भी देखते हैं, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए। जो राजा राम मोहन राय हैं वो बोले कि मूर्ति पूजा गलत है, कर्मकांड भी गलत है, क्योंकि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, ईश्वर निराकार होता है। आप देखें तो ईश्वर का कोई रंग रूप कुछ भी नहीं होता है, न ईश्वर पुरुष है, न ईश्वर स्त्री है, न दिन है न रात है। मतलब कि वह सबसे वह परे है। वो आप उसे केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे हवा को आप देख नहीं सकते हैं, केवल उसे महसूस करते हैं, वैसे ही ईश्वर को आप मान सकते हैं। और भी देखते हैं, ईश्वर की निराकार और सार्वभौमिक अवधारणा प्रस्तुत की। वह बोले कि ईश्वर जो है ना, वह निराकार है, जिसका कोई आकार न हो वह निराकार कहा जाता है। उनका मानना था कि धर्म का आधार नैतिकता, तर्क और विवेक होना चाहिए। वह मानते थे कि धर्म का आधार नैतिकता, मतलब कि सही और गलत में फर्क करे, वह वैसा होना चाहिए। और जो भी मान रहे हैं आप, उसे तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, अपने विवेक का, अपने मस्तिष्क का उपयोग करना चाहिए कि वास्तव में वह सही भी है या नहीं। ऐसा नहीं कि लोग मान रहे हैं तो आप भी मानेंगे, ऐसा नहीं है। आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना है।
और भी देखते हैं शैक्षिक सुधार और पत्रिका देख लेते हैं। उस समय शिक्षा में सुधार हुआ, पत्रकारिता निकाली गई। जो भी पढ़े लिखे लोग थे वो पत्रकारिता के माध्यम से वो अपनी बातों को लोग एक दूसरे से के यहाँ पहुँचाते थे। जब लोग पढ़ते थे तो उनके जीवन में बदलाव आता था। लोग अपने व्यक्तित्व में सुधार करते थे। वो देखते हैं। और भी शिक्षा में देख लेते हैं कि शिक्षा में इसका क्या प्रभाव पड़ा। उनका मानना था कि केवल संस्कृत और अरबी शिक्षा समाज को आगे नहीं ले जा सकती है। राजा राम मोहन राय कहते थे कि केवल संस्कृत और अरबी शिक्षा समाज को आगे नहीं ले जा सकती है। शिक्षा तार्किक होना चाहिए, शिक्षा वैज्ञानिक होना चाहिए। देखते हैं क्या कहा उन्होंने। देखें तो यहाँ पर उन्होंने आधुनिक विज्ञान, गणित, इतिहास और दर्शन की शिक्षा पर बल दिया। राजा राम मोहन राय बोले कि विज्ञान, गणित हो गया, इतिहास हो गया, दर्शन हो गया, ये सब समाज को आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन सब पर राजा राम मोहन राय बल दिए। अपने पूरा प्रयास किए कि ये सब हमारे भारतीय समाज में फैले, लोग इसे जानें, समझें और अपने सोचने समझने की शक्ति को बेहतर करें और समाज को एक नई दिशा में ले जाने के बारे में वो सोचें। और भी देखते हैं संस्थान, देख लेते हैं उस समय बहुत सारे संस्थान खोले गए। तो देख लेते हैं उस पर भी 1817 में हिंदू कॉलेज खोला गया, जो कि बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के नाम से कहा गया उसको। 1825 में एग्लो हिंदू स्कूल खोला गया 1825 में। तो बहुत सारे कॉलेज खोले जा रहे हैं। और भी देखते हैं बाद में कई अंग्रेजी और विज्ञान आधारित विद्यालय भी खोले गए। मतलब कि अंग्रेजी और विज्ञान आधारित शिक्षा देने के लिए बहुत सारे कॉलेज भी खोले गए। पत्रकारिता पर बात कर लेते हैं। बहुत सारे उस समय ऐसे भी लोग थे जो कि अपनी विचारों को हर एक व्यक्ति के यहाँ पहुँचाना चाहते थे। वह पत्र के माध्यम से अपनी पत्रकारिता मतलब निकाले, अपनी बातों को पत्र में लिखकर वह छपवा कर बांटते थे। वह देखते हैं भारतीय पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। मतलब कि जो राजा राम मोहन राय हैं वह भारतीय पत्रकारिता के वह जनक कहे जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे पत्रकारिता निकाली, जैसे कि संवाद कौमुदी जो बंगाली में छपती थी, यह राजा राम मोहन राय निकाले। और देखते हैं मिरात उल अखबार जो फारसी भाषा में निकलता था। और देखते हैं बंगदूत जो अंग्रेजी में निकलती थी। तो जिसे अगर बंगाली में पढ़ना है तो बंगाली में पढ़े, फारसी में पढ़ना है तो फारसी में पढ़े, अगर वो अंग्रेजी पढ़ना चाहता है तो अंग्रेजी में पढ़े। वो मतलब कि हर भाषाओं में यह उपलब्ध थी। और भी देखते हैं इनसे देखें उन्होंने समाज सुधार, धर्म सुधार और जन जागरण के विचार फैलाए। पत्रकारिता के माध्यम से यह धर्म सुधार, समाज सुधार और देखें तो जन जागरण के विचार फैलाए। तो मतलब पत्रकारिता को लोग पढ़कर लोग अपने जीवन को बेहतर करने लगे, समाज में बहुत अधिक बदलाव देखने को मिलने लगा। तो इतनी बातें समझे होंगे आप। और भी देखते हैं, देख रहे हैं ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ब्रह्म समाज कैसे बना, कैसे चल चल रहा था वह, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए प्रारंभिक चरण
ब्रह्म समाज की प्रारंभिक चरण देख लेते हैं हम लोग। 1815 में आत्मीय सभा बनाई गई। 1815 में आत्मीय सभा बनाई गई। और देखते हैं, समझ स्थापना की बात करें अगर, तो 20 अगस्त 1828 को हुआ, जिसे ब्रह्म सभा नाम दिया गया। लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। तो पहले इसका नाम था ब्रह्म सभा था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। और भी देखते हैं, 8 जनवरी 1830 को कलकत्ता में पहला ब्रह्म समाज मंदिर खोला गया। तो मतलब कि ब्रह्म समाज के नाम पर मंदिर भी बन रहे हैं। और भी देखते हैं, सिद्धांत देख लेते हैं इनका। जो ब्रह्म समाज है, इसका सिद्धांत क्या है, किन किन नियमों पर यह चल रहा है, इसमें कैसी कैसी अवधारणाएं हैं, कैसे कैसे विचार हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। ईश्वर एक है, निराकार निर्गुण है। इसमें देखा जाए तो कहा जाता है कि ईश्वर क्या है, एक है। जब ईश्वर एक है तो एक है, मतलब कि एकेश्वर वादी की बात की गई यहाँ पर। और कहा गया कि ईश्वर निराकार है, मतलब कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। और निर्गुण है, मतलब कि वह न पुरुष है न स्त्री है, न दिन है न रात है, मतलब कि वह इन सब से क्या है, वह परे है। वो आप उसे महसूस कर सकते हैं, उसे आप देख नहीं सकते हैं। जिस प्रकार हवा को आप केवल महसूस करते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसी प्रकार। क्योंकि बात यहाँ पर है। और भी देखते हैं, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए। मतलब कि ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा और कर्मकांड का क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है कि यह सब गलत है। और भी देखते हैं, जातिवाद और ऊंच नीच का खंडन किया गया इसमें। ब्रह्म समाज में जातिवाद और देखा जाए तो ऊंच नीच का खंडन किया गया। कहा गया कि यहाँ पर सब समान है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। और जाति कोई नहीं है, जाति केवल दो ही है, एक पुरुष है और एक स्त्री है। दो ही जातियां होती हैं। और भी देखते हैं, स्त्री पुरुष समानता। इसमें कहा गया कि स्त्री पुरुष क्या हैं, समान हैं। जितने अधिकार पुरुषों को हैं, उतने अधिकार स्त्रियों को भी हैं। नहीं कि पुरुष के पास अधिक अधिकार है और स्त्री के पास कम अधिकार है, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ पर समानता की बात की गई। और भी देखते हैं, सभी धर्मों के अच्छे विचारों को स्वीकार करना। सभी धर्मों को पढ़ा गया और सभी धर्मों में जो भी अच्छाइयाँ थी उसे निकाल कर ब्रह्म समाज में स्थापित किया गया। मतलब कि ब्रह्म समाज में मिलाया गया उसको, अच्छाइयों को पूरा। तो यहाँ पर जो भी बुराइयां हैं या क्या हुई हैं, क्योंकि बुराइयों को उनको हटाया जा रहा है और अच्छाइयों को इसमें जोड़ा जा रहा है। तो काफ़ी बेहतर है या काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अच्छाइयों को जब आप ग्रहण कर रहे हैं, बुराइयों को हटा रहे हैं, तो ब्रह्म समाज काफ़ी अच्छा है, बेहतर है। और भी देखते हैं, धर्म का आधार नैतिक जीवन और विवेक, आगे का विकास। जो धर्म का आधार है वह नैतिक होना चाहिए। मतलब कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। पुरुष स्त्री के समान अधिकार होने चाहिए। मतलब कि समानता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, विवेक और आगे का विकास। जब आप यहाँ पर समानता होगी, सबकी समानता होगी, तो लोग अपने भविष्य को बेहतर करने के बारे में लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और आगे बढ़ने की दिशा में वह अपने कदम बढ़ा सकते हैं। और भी देखते हैं, देखिए राजा राम मोहन राय की बात क्या हुआ। जब राजा
राजा राम मोहन राय के बाद क्या हुआ ब्रह्म समाज का, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इसे आगे बढ़ाया, मतलब कि राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्र ठाकुर ने इसे क्या किया, आगे बढ़ाया। और भी देखते हैं, केशव चंद्र सेन ने इसे लोकप्रिय बनाया और समाज में नैतिकता व ईसाई धर्म के अच्छे तत्व जोड़े। जो केशव चंद्र सेन है, यह इसका प्रचार प्रसार के लिए इसको लोकप्रिय बनाया, और जो भी सभी धर्मों में अच्छाइयाँ थी उसको निकाल कर ब्रह्म समाज में या जोड़े उसमें। तो यह भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बेहतर प्रयास किया अभी। और भी देखते हैं, ब्रह्म समाज से कई शाखाएं निकली। बाद में ब्रह्म समाज से कई शाखाएं निकली, दो भागों में यह टूट गया है। देखते हैं, पहला देखें तो यहाँ पर आता है आदि ब्रह्म समाज। पहली शाखा आदि ब्रह्म समाज, जिसे देवेंद्र नाथ ठाकुर चला रहे थे, मतलब कि इनकी देख रेख में यह चला गया। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ ठाकुर की देख रेख में यह था यह। और भी देखते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के देख रेख में आगे बढ़ा गया। तो इतना समझे होंगे आप। और भी देखते हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय योगदान क्या रहे, अंतर्राष्ट्रीय योगदान क्या रहे उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। 1831 में इंग्लैंड गए, जो राजा राम मोहन राय हैं वो 1831 में इंग्लैंड गए। फिर क्या हुआ, वहाँ भारतीय समाज सुधार और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। जब वह इंग्लैंड गए तो भारतीय समाज में सुधार के बाद में वह वहाँ पर संघर्ष किए। और भी देखते हैं, ब्रिटिश संसद में भारतीयों की आवाज़ बने। ब्रिटेन में जो संसद है उसमें वह भारतीयों की क्या बने, आवाज़ बने। मतलब कि भारत में जो भी समस्याएं हैं, जो भी गलत प्रथाएं चल रही थी, उसको वहाँ पर लोग राजा राम मोहन राय रखे वहाँ की संसद में, कि भारत में ये बुराइयां हैं और इसे क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। तो वहाँ पर जो भी समस्याएं थी, जो भी भारतीय समाज में बुराइयां थी, वहाँ पर अपने विचारों के माध्यम से वहाँ पर वह रखे वो। और भी देखते हैं, देखें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की आलोचना की। राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की आलोचना की। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय समाज के बारे में शुरू में सुधार नहीं कर रही थी, तो उसका वहाँ पर आलोचना किए कि आप वहाँ के समाज को सुधारें, आप जो भी गलत प्रथा चल रही है उसे क्या करें, समाप्त करें आप। तो वहाँ पर संसद में यह भी बात रखे। लेकिन बाद में जो भी अंग्रेज थे तो बहुत सारे सुधार भी किए, जो कि आज देखने को मिलता है। और भी देखते हैं, 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, ब्रिस्टल में उनका का निधन हो गया। मतलब कि ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय का निधन हो गया 27 सितंबर 1833 को। तो आशा करते हैं कि आप राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटनाओं को पूरी विस्तार पूर्वक जाने होंगे, समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।